चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ना स्टेट मैनेजमेंट का। अब स्टेट मैनेजमेंट हम दोनों में करके देखेंगे, पहले फंक्शनल कंपोनेंट में और फिर क्लास कंपोनेंट। स्टेट मैनेजमेंट का मतलब ये था कि हमने कोई कंपोनेंट बना दिया, जब हमने कंपोनेंट बनाया उस समय उसका रेंडर मेथड क्या है, कॉल हुआ, चाहे वो फंक्शनल कंपोनेंट था या फंक्शनल कंपोनेंट में एग्जैक्टली कंपोनेंट क्या है, रिटर्न होगा। कंपोनेंट विषय की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दैट इज व्हाट कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। तो जब आपने ग्रीड कंपोनेंट को कॉल किया, अब इसे ग्रीड कंपोनेंट रेंडर होगा, और रेंडर होने का मतलब वो क्या कॉल करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट को इन्वॉक करेगा। क्लासेस के केस में भी सेम था कि जब भी क्लास कंपोनेंट का आप यूज कर रहे हो तो एग्जैक्टली क्लास कंपोनेंट में क्या हो रहा है, रेंडर मेथड कॉल हो रहा है, और वो जो वैल्यू रिटर्न दे रहा है दैट इज विल बी व्हाट रेंडर्ड। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज़ देखिए, मैं एक छोटा सा पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर समझना उसमें करना क्या चाह रहे हैं। इस छोटे से एग्जाम्पल में सिर्फ हम इतना ही कर रहे हैं कि एक बटन के क्लिक पे किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करें, और उस वेरिएबल को हम अपने रिएक्ट के कोड में यूज करें। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था, रिएक्ट डेक्लेरेटिव है। इसका मतलब ये था कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने से रिएक्ट कंपोनेंट को क्या करेगा, रेंडर करेगा। अब इस कंसेप्ट को लगाना है, इम्प्लीमेंट करना है कि क्या किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने से रिएक्ट अपने कंपोनेंट को री रेंडर करता है, और अगर करता है तो क्या सारा ही कंपोनेंट री रेंडर होता है, या फिर जो डॉम मॉडिफाइड हो सिर्फ वो। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक सिंपल कंपोनेंट ले रहा हूँ, लेट्स से स्टेट डॉट JSX। ठीक, पहले सिंपल मैंने एग्जांपल लिया फंक्शनल कंपोनेंट। अब यहाँ पर हमें ये भी समझ में आएगा कि फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट का मतलब क्या है, बेसिकली कि फंक्शनल कंपोनेंट या किसी कंपोनेंट के पास अपना कोई एक वेरिएबल है, और उसकी वेरिएबल को चेंज होने पर हम कंपोनेंट को री रेंडर करवाना चाहते हैं। क्यों करवाना चाहते हैं वो देखते हैं। चलो, हमने एक स्टेट नाम से कंपोनेंट बनाया, बहुत सिंपल है। आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, लेट काउंट इक्वल्स टू व्हाट 1, और आपने इससे रिटर्न किया एक सिंपल बटन। सो एक सिंपल डिव पहले तो, और आपको पता है डिव की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, रिएक्ट डॉट क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्रेगमेंट। कि एक्सटर्नल डिव बनाने की बजाय हमने क्या यूज़ कर लिया, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट यूज़ कर लिया। और फॉर दैट पहले हम क्या ऐड करेंगे, अपने लाइब्रेरी में ऐड करेंगे, जैसे फ्रेगमेंट के स्पेलिंग हमारे गलत हैं, सो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, क्लोजिंग भी रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट से। और रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट के लिए क्योंकि रिएक्ट लाइब्रेरी का यूज़ किया है, सो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम द रिएक्ट लाइब्रेरी। फ्रेगमेंट लगाओ, या फिर मैंने कहा था डिव लगाओ, या फिर मैंने कहा था एम्प्टी कंटेनर लगा दें, एम्प्टी टैग एंड स्टार, क्या आपको एडिशनली डिव लगाना नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसे मैं इसके अंदर कर कह रहा हूँ, पहले तो मैंने काउंट की वैल्यू को प्रिंट किया, काउंट कॉलन, दिस इज आई विल से काउंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना। एक और डिव, या सीधे डिव की जगह पर सीधा क्या बना लेते हैं, एक बटन आई से चेंज। इस बटन के क्लिक पर मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को चेंज करना है, काउंट की वैल्यू को चेंज करना है। सिंपल बटन बनाया फिलहाल। लेट्स से मैं कोड के ऊपर जाऊं तो मैं यहाँ पर फिलहाल एक app.jsx फाइल के अंदर अपना बटन क्लास की जगह पर जो नया कंपोनेंट हमने बनाया स्टेट वाला, इसे ऐड कर रहा हूँ। तो स्टेट कंपोनेंट को ऐड कर रहा हूँ। स्टेट हमने क्योंकि वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर अपने आप नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड व्हाट स्टेट। नाउ इसे स्टेट अपने आप आना चाहिए, अपने आप बता देगा कि एग्जैक्टली इस लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, तो कंपोनेंट स्टेट है, तो लाइब्रेरी अपने आप इंक्लूड हो जाएगी ऊपर, दिस वन। सो फिलहाल हमने स्टेट कंपोनेंट लगा दिया, चेक करते हैं इसे। सो फिलहाल तो एक सिंपल बटन काउंट की वैल्यू है। अब चेंज को हैंडल करते हैं, और चेंज के क्लिक पे काउंट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना। सो बटन का काम हैंडल लगाना है। सो हमने क्या लगाया, ऑन क्लिक। डायरेक्ट कोड लिखना चाहो तो करली मतलब एरो फंक्शन बना के आप डायरेक्टली कोड राइट कर सकते हैं, जैसा कि नॉर्मली पहले जावास्क्रिप्ट में था। और एल्स आपने क्या लगा दिया, क्लिक हैंडलर, एक फंक्शन का रेफरेंस दे दिया।
ये फंक्शन हम अपनी इसी फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर बना रहे हैं सो दैट कि इस फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस भी कर सके, मतलब आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सके। सो कॉन्स्ट वी हैव क्लिक हैंडलर, हमने एक फंक्शन सिंपल बनाया, ये अंदर बनाया सो दैट कि इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर पाए। कॉन्स्ट क्लिक हैंडलर, क्लिक हैंडलर पे हमने करना क्या था, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करना था तो हमने बढ़ा दी। लेट्स से मैं साथ साथ कंसोल भी कर रहा हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंट। अब सिंपल कंपोनेंट है, अब इस कोड का आउटपुट चेक करेंगे कि क्या आता है। कहीं कोई इशू है? स्टेट इज नॉट डिफाइंड। एंड चेंज हो गया था, ठीक है। सो फिलहाल चेंज के क्लिक पर हमें क्या करना था, काउंट की वैल्यू को हमने चेंज किया। चेंज पे क्लिक करते हैं, क्या काउंट की वैल्यू इंक्रीज हुई? यस हो रही है, बट क्या इससे यूआई में फ़र्क पड़ा? यूआई में तो अब भी काउंट की वैल्यू क्या है, 1 ही दिख रहा है। आप दोबारा चेक कर रहे हो, चेंज काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट क्या वेरिएबल की वैल्यू से यूआई रेंडर हो रहा है? नहीं हो रहा। अब आपने बट ऑब्वियसली आपने फंक्शनल कंपोनेंट जब बनाया तो आपने शायद बहुत सारे कंपोनेंट अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किए होंगे, स्टेट में बहुत सारे वेरिएबल यूज़ किए होंगे आपने इस कंपोनेंट के अंदर, बट क्या एक एक कंपोनेंट के चेंज पर यूआई को रीरेंडर करें, मतलब सारा यूआई दोबारा से रीरेंडर हो एक वेरिएबल के चेंज पर? हमने एक सिंपल वेरिएबल बनाया लॉजिकली अपना कुछ कोड राइट करने के लिए, बट क्या फंक्शनल कंपोनेंट सिर्फ इस एक वेरिएबल को चेंज करने पे अपना कंपोनेंट रीरेंडर करे? नहीं करेगा। रिएक्ट ने डिफाइन किया कि नॉर्मली इस काम के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट का यूज करते हैं, मतलब जिन वेरिएबल्स के चेंज पर एक्चुअली आप चाहते हो कि यूआई री रेंडर हो, उन वेरिएबल्स को हमें किस में डालना पड़ेगा, स्टेट वेरिएबल्स में डालना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि मेरे प्रोग्राम में 10 वेरिएबल्स यूज हैं, बट वो 10 वेरिएबल्स तो शायद इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए, फाइनल रिजल्टेंट वेरिएबल 2 हैं, तो इन 2 वेरिएबल्स के चेंज पर कंपोनेंट को री रेंडर करना है, बाकी 8 और वेरिएबल्स अगर चेंज होते हैं तो उनके ऊपर री रेंडर नहीं करना, क्योंकि वो मेरा टेम्परेरी डेटा होल्ड करने, लॉजिकली प्रोसेस करने के लिए, ठीक है भाई। मैं एक लॉजिकली कोड राइट कर रहा हूँ जहाँ 10-15 वेरिएबल्स का मैं शायद यूज़ करूँ, लेकिन रिजल्ट तो एक में आ रहा है ना, तो मैं भी चाहूँगा कि भाई उन 10-15 वेरिएबल्स के चेंज करने पर यूआई रेंडर होना चाहिए, नहीं, सिर्फ उस एक वेरिएबल जो फाइनल रिजल्ट है उसको अगर मैं चेंज करूँ तो श्योरली कंपोनेंट को क्या रेंडर होना चाहिए। अब इस केस में हमने क्या कहा, उस एक वेरिएबल को चेंज करना, वो वेरिएबल हम कहाँ डालेंगे, स्टेट के अंदर डालेंगे, ये नाम रखा है मैंने स्टेट कंपोनेंट का। फिलहाल फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट में एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही था फंक्शनल कंपोनेंट, कि फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट वेरिएबल्स की मैनेज नहीं होती, स्टेट मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल। यही काम किस में अगर करो, क्लास कंपोनेंट में अगर कर रहे हो तो आपको स्टेट मैनेजमेंट के लिए प्रोविजन मिला हुआ, सो देयर इज एन ऑप्शन कि आप स्टेट में जितने मर्जी वेरिएबल्स डाल दो, उन स्टेट के चेंज होने पर यूआई रेंडर होगा। ये ऑप्शन क्लास कंपोनेंट में था, फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं था। बट ऑब्वियसली बात है, फंक्शनल कंपोनेंट को लिखना क्या था, आसान था। तो जब मुझे दिखा यार फंक्शनल कंपोनेंट में कोड करना आसान है, बट देयर इज नो फंक्शनैलिटी कि हम स्टेट को मैनेज कर सके फंक्शनल कंपोनेंट में, तो हमने क्या बनाया, हुक बनाया, हुक्स, एडिशनल फंक्शनैलिटीज ऐड करने को। तो फंक्शनल कंपोनेंट में भी अब हम कहते हैं कि स्टेट मैनेज हो जाती है, स्टेट कैन बी मैनेज्ड, बट उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, एडिशनल हुक्स ऐड करना। जबकि क्लास कंपोनेंट में स्टेट को मैनेज करने के लिए मुझे कोई हुक्स की ज़रूरत, किसी भी हुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप में स्टेट को मैनेज करने के लिए क्लास के अंदर स्टेट नाम से क्या देता है, एक वेरिएबल देता है, एन ऑब्जेक्ट है जिसमें आप जितने मर्जी वेरिएबल्स का डेटा सेव करवा सकते हो। फंक्शनल कंपोनेंट नहीं देता, लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट ने किसका यूज़ किया, क्योंकि वो चल रहा था तो हमने उसके लिए स्टेट को मैनेज करने के लिए हुक्स बनाए। तो बहुत सारे हुक्स हैं, अलग अलग काम, अलग अलग पर्पस के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि हुक्स क्लास में यूज़ नहीं होते, बहुत सारे हुक्स हैं जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ आपके फंक्शनल कंपोनेंट में होनी चाहिए, उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे,
हुक्स ऐड करेंगे। और वही बेसिक फंक्शनैलिटीज के लिए मुझे क्लास कंपोनेंट्स में हुक्स लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ एडिशनल वर्क होगा तो बट ऑब्वियसली आई विल यूज हुक इन क्लास एज वेल एज व्हाट फंक्शनल कंपोनेंट। भाई हमने तो सिंपल एग्जांपल कहा कि फंक्शनल कंपोनेंट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, कि आपका वो पुराना लैपटॉप जिसमें कीबोर्ड खराब हो गया और कीबोर्ड मिल नहीं रहा अभी, तो तब तक काम चलाने के लिए आप क्या यूज करोगे, एक एक्सटर्नल यूएसबी कीबोर्ड ही लगाओगे। दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट हुक आपने अपने लैपटॉप के साथ अटैच किया ताकि आपको वो फंक्शनैलिटीज मिल सके। बट अगर आप एक नया लैपटॉप ले लो तो उसमें तो एक रिबिलिटी आता है। दैट इज व्हाट वी से इज अ क्लास कंपोनेंट। सो फिलहाल पहले हम हुक्स का यूज करते हैं। हुक्स बेसिकली क्या है, अगेन जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के अंदर बेस क्या है, कुछ फंक्शंस डिफाइन है विच दे रिटर्न व्हाट अ वेरिएबल्स और अ फंक्शन। जैसे सबसे पहले अगर बात करें, हमारे पास जो हुक आता है उसका नाम क्या है, यूज स्टेट है। इस बार हम पहले यूज स्टेट हुक का यूज करें। एक फंक्शन है, आप कॉल करो, मैंने कॉल किया, आप चेक करो कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। यूज स्टेट एक हुक मेंटेन करने के लिए, मतलब अगर आपको लगता है कि आपको अपने इस फंक्शनल कंपोनेंट में 4-5 वेरिएबल्स की स्टेट मैनेज करनी है, तो आपको 4-5 बारी यूज स्टेट को क्या कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि एक यूज स्टेट एक वेरिएबल के डेटा को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाए। मतलब अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू को चेंज होने पर आप चाहते हो कि कंपोनेंट क्या है, री रेंडर हो, तो आपको मल्टीपल टाइम्स यूज स्टेट नाम से मेथड क्या है कॉल करना पड़ेगा। एक यूज स्टेट हुक एग्जैक्टली कितने वेरिएबल्स को मैनेज करेगा, एक वेरिएबल को मैनेज करेगा। वो अलग बात है, आपको पता है कि अगर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना चाहो तो आप क्या बना सकते हो, एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। एक ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट में तो फिर आप मल्टीपल कीज डाल दो, या फिर आपने अलग अलग वैल्यूज वेरिएबल्स के लिए अलग अलग क्या बनाए, स्टेट वेरिएबल्स। फिलहाल पहले केस में अगर मैं कहूं कि मैं देखूं कि व्हाट इज द वैल्यू स्टोर्ड रिटर्न बाय द यूज स्टेट मेथड है, क्या रिटर्न करता है। फिलहाल तो मैंने सिंपल ये मांगा है। तो अगर आप चेक करो, यूज स्टेट मेथड आपको एक एरे रिटर्न कर रहा है, एन एरे, और एरे के दो आर्ग्यूमेंट्स, मतलब एरे में दो एलिमेंट्स हैं। पहला जिसको अगर आप देखो तो क्या लिखा है, अनडिफाइंड, एंड सेकेंड वन इज अ फंक्शन, इट रिटर्न्स व्हाट, अ फंक्शन। अब इन दोनों में क्या क्या चीज है, यूज स्टेट एक हुक है जिसको हम कह रहे हैं कि आपको एक वेरिएबल का डेटा क्या करना है, मैनेज करना है, एक वेरिएबल का डेटा मैनेज करना है। अब मुझे उस डेटा का रेफरेंस भी चाहिए, मतलब वेरिएबल का रेफरेंस, कि मैं किसको चेंज करूं या कभी वैल्यू देखनी हो तो किसकी देखूं। सो आई नीड व्हाट, फर्स्ट इज द वेरिएबल। अब बट ऑब्वियसली अगर मुझे वेरिएबल मिल गया है तो मैं उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ, वेरिएबल की वैल्यू को प्रोसेस प्रिंट भी करवा सकता हूँ। लेकिन उसने कहा आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, आपके पास एक आई वेरिएबल है, आपने आई की वैल्यू को चेंज कर दिया, तो मुझे कैसे पता लगे कि इसके चेंज होने पर कंपोनेंट को रेंडर करना है। आपने आई को चेंज किया, अब आपने आई की वैल्यू चेंज कर दिया, मुझे क्या पता लगे कि आपने आई वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर ली है, इसलिए मुझे उसको क्या करना है, री रेंडर करवाना है। इसलिए यूज स्टेट में अगर आपने देखा हो तो आपको दो आर्ग्यूमेंट जो एरे की फॉर्मेट में मिल रहे हैं, जिसमें पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है, और दूसरे आर्ग्यूमेंट में क्या मिल रहा है, एक फंक्शन मिल रहा है। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में क्या मिल रहा है, आपको वेरिएबल की वैल्यू मिल रही है जिसका आपको रेफरेंस मिल रहा है, मतलब आप उस वेरिएबल को अपने पास कहीं क्या स्टोर करवा। और जब भी आपको उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी होगी ना, उसके लिए आपको क्या मिला है, ये फंक्शन मिला। मतलब एक आई वेरिएबल की वैल्यू को मैं डायरेक्टली चेंज करूं, वो कह रहा है मुझे क्या पता इससे स्टेट चेंज होनी है, और मुझे क्या पता लगे कि इससे एग्जैक्टली कंपोनेंट को रीरेंडर करना है। इसीलिए यूज स्टेट हुक आपको ये कह रहा है कि मैं आपको एक वेरिएबल दे रहा हूं जिससे आप उसकी वैल्यू, करंट वैल्यू को डिटरमिन करो, बट उस वेरिएबल को चेंज आप डायरेक्टली नहीं करोगे। आप किसके थ्रू करोगे, फंक्शन के थ्रू करोगे। क्योंकि जब भी मैं फंक्शन के थ्रू उस वैल्यू को चेंज करने जाऊंगा तो एग्जैक्टली मुझे पता होगा कि आप एक स्टेट वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर रहे हो, तो मैं कंपोनेंट को क्या री रेंडर करूँ। पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ तक। अभी थोड़ा और प्रैक्टिकल करेंगे तो और क्लियर होगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा था। चलो पहली चीज देखते हैं हम, यूज स्टेट एक स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए डिफॉल्ट उसने जो हमें वैल्यू दी थी विच इज कॉल्ड अनडिफाइंड, क्योंकि यूज स्टेट के अंदर हम क्या पास करते हैं, इनिशियल वैल्यू पास करते हैं। व्हाट शुड बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। सो लेट्स से मैंने यहाँ पर बनाया लेट
आई लेट। अब लेट से मुझे क्या मिल रहा है, ध्यान दो, मुझे लेट से क्या मिल रहा है, ARR एरे मिल रहा है। यूज स्टेट को जब भी मैं कॉल कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, एक एरे मिल रहा है। और इनिशियली मैंने उसकी क्या डिफाइन करनी है, इनिशियल वैल्यू डिफाइन करना है। सो लेट द वेरिएबल इज व्हाट, 0। इसका मतलब ARR ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, ARR 0। मतलब अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ ARR ऑफ 0 की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो ये मेरा वो क्या है, वो वेरिएबल है। और ARR 1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या है, फंक्शन है। दिस इज व्हाट अ फंक्शन है। तो इसको कॉल मैं ऐसे करूंगा ARR 1 एंड इट इज व्हाट अ फंक्शन। इस फंक्शन के थ्रू जो मैं वैल्यू पास करूंगा, कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ 20, वो वेरिएबल की वैल्यू को भी चेंज करेगा और साथ साथ कंपोनेंट को क्या री रेंडर भी, ठीक है ना। बट बार बार ये ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1 यूज करने की बजाय हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्रेफर टू गो फॉर। ये कर सकते हैं बट अधिकतर क्या करते हैं, डीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। डीस्ट्रक्चरिंग, अब डीस्ट्रक्चरिंग दो होती है, डीस्ट्रक्चरिंग दो होती है। पहला हम एरे की कर रहे हैं। एरे की डीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है एग्जैक्टली, हम एरे के अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग वेरिएबल में डालते हैं। इंस्टेड कि मैं ARR 0 से रेफर करूं, इंस्टेड कि मैं उसे ARR 1 से रेफर करूं, मैं एरे के एलिमेंट्स को उनके किसी वेरिएबल में स्टोर करूं। सो डीस्ट्रक्चरिंग मतलब लेट डीस्ट्रक्चरिंग में एरे नोटेशन पहले आएगा, इक्वल्स टू व्हाट, लेट्स से यूज स्टेट हमने डाला। अब यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। अब इसका मतलब ये हो गया कि यूज स्टेट हमारे लिए एक वेरिएबल की स्टेट को मैनेज करेगा जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है। यूज स्टेट हमें रिटर्न क्या करता है, फर्स्ट द रेफरेंस ऑफ द वेरिएबल एंड सेकंड अ रेफरेंस टू द फंक्शन। सो लेट्स से हमने इस वेरिएबल का नाम यहाँ पर क्या रख लिया, काउंट रख लिया, और उस फंक्शन का नाम ऐसे ही नाम रखा हमने, सेट क्या रख दिया, काउंट रख दिया। फिलहाल ये नीचे एरर देगा क्योंकि काउंट ऑलरेडी ऊपर अब डिफाइन कर दिया। सो लेट्स से मैंने काउंटर ले लिया और फंक्शन का नाम है, आप जो मर्जी रखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्योंकि यहाँ पर क्या ले रहे हो, ये ध्यान रखना, यूज स्टेट एक एरे रिटर्न कर रहे हैं और डीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि हम उस एरे के एलिमेंट्स को एग्जैक्टली वेरिएबल में डाल रहे हैं। तो काउंटर रेफर किसे कर रहा है, ARR 0 को रेफर कर रहा है, और सेट काउंटर किसे रेफर कर रहा है, ARR 1 को रेफर कर रहा है। तो मेरे लिए अब ये हो गया यहाँ पर कि व्हाट इज काउंटर, वो मेरा स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। एंड व्हाट इज सेट काउंटर, वो मेरा एक फंक्शन है जिससे मैं उस स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करूंगा, और उसको चेंज करने पे कंपोनेंट क्या होगा, री रेंडर होगा, ठीक है। अब देखते हैं जरा एक बार, यहां तक क्लियर हुआ। फिलहाल काउंटर रेफरेंस टू दैट वेरिएबल है। सेट काउंटर नॉर्मली हम ऐसे रखते हैं कि सेटर गेटर होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम रखा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या रखा, सेट काउंटर। जो भी नाम है, ये नाम है, आप जो भी रख सकते हो, बट आपको पता है काउंटर रेफर करेगा स्टेट के दिए हुए पहले वेरिएबल को, जो कि हमारा ये 0 था, और फर्स्ट वाला क्या था, फंक्शन था, उसको रेफर करेगा। एरेज, एरेज के केस में सीक्वेंस मैटर करता है। डीस्ट्रक्चरिंग वेल एरे कर रहे हो तो सीक्वेंस मैटर करेगा। तो काउंटर में क्या आएगा, 0 वाला आएगा, और सेट काउंटर में क्या आएगा, 1 वाला आएगा। हमारे केस में काउंटर वेरिएबल हो गया और सेट काउंटर क्या बन गया, फंक्शन। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट पहले? अब इसको अप्लाई करते थे। अब हम देखते हैं, यही सेम लॉजिक है, काउंट की जगह पर काउंटर का यूज करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर काउंट की जगह पर एक काम करते हैं, इस कोड को कमेंट कर लेते हैं ताकि आपके पास गिटहब में पड़ा रहे, गिटहब पे भी डाल देता हूँ। सो मैंने बिल्कुल सेम कॉपी लेके एक नया फंक्शन बना दिया, ये कॉपी ले लिया और नीचे एक और बना दिया, ठीक है। अब ये काउंटर है मेरे पास, तो मैं काउंट नहीं यूज़ कर रहा, और काउंटर लगा रहा हूँ। तो वेरिएबल की वैल्यू कौन सी प्रिंट करवाई, काउंटर की प्रिंट करवाई। ऑन क्लिक पे क्लिक हैंडलर कॉल हो रहा है और मैं काउंटर की वैल्यू को क्या बढ़ा रहा हूँ, काउंटर प्लस प्लस कर रहा हूँ। तो अब ध्यान देना, फिलहाल जो हमारी गलती है यहाँ पर, अभी हमने काउंटर की वैल्यू को प्रिंट किया। सो काउंटर की वैल्यू इनिशियली आपने 0 दे रखी है, यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, राइट ना। सो अब अगर मैं चेक कर रहा हूँ अपने कोड को, तो मेरी काउंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर console.log से काउंटर की वैल्यू को प्रिंट भी कर रहा हूँ। अब क्लिक करने पर काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी,
क्लिक करा, काउंटर की वैल्यू 1 हुई, बट क्या यूआई अपडेट हुआ? नहीं हुआ। ठीक है ना? अब उसका रीजन जानो। मैंने बताया काउंटर आपके पास एक वेरिएबल है जो करंट स्टेट की वैल्यू को स्टोर करेगा, और उस वेरिएबल को इंक्रीज करने के लिए, मतलब इस वैल्यू को चेंज करने के लिए आपको फंक्शन कौन सा मिला है? सेट काउंटर मिला है। कि अगर आप काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को सेट काउंटर मेथड के थ्रू चेंज करोगे तो वो यूआई को क्या है? रेंडर करेगा। आप डायरेक्टली वेरिएबल को चेंज कर रहे हो, यूआई रेंडर नहीं होगा। मुझे पता ही नहीं लगा कि आपने स्टेट वेरिएबल चेंज किया। मतलब मैं यहाँ पर क्या चाहूँगा, काउंटर ना लिख के, काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज ना करके, एरर नहीं आई कोई भी, काउंटर बढ़ भी रहा है बट स्टेट चेंज नहीं हो रहा, इसकी जगह पर क्या यूज करूंगा? सेट काउंटर करूंगा। एंड सेट काउंटर इज इक्वल टू व्हाट? काउंटर प्लस क्या है? 1। अब सेट काउंटर से जो वैल्यू दे रहे हैं हम, वो वैल्यू किस में जा रही है? काउंटर वेरिएबल में जा रही है, और हमने क्या लिखा? काउंटर प्लस 1 कर दिया। तो 0 प्लस 1 जो हमने सेट किया वो किस में गया? काउंटर वेरिएबल में गया। लेकिन इस बार आपने उस वेरिएबल की चेंज, उस वेरिएबल की वैल्यू का चेंज सेट काउंटर मतलब स्टेट के फंक्शन के थ्रू किया है। पहला, स्टेट के फंक्शन के थ्रू जब आप वैल्यू को चेंज कर रहे हो तो ये सेट काउंटर का प्रोसेस क्या है? एसिंक है। तो ये बैकग्राउंड पे जाएगा, बैकग्राउंड पे जाके स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेगा, और फिर से कंपोनेंट क्या करेगा? री रेंडर करेगा। ये एसिंक्रोनस प्रोसेस है। इसको चेक करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, देखो कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ मैं, साथ के साथ काउंटर की वैल्यू आप चेक करो। अब देखना हमने चेंज अब किसके थ्रू किया है? स्टेट के मेथड के थ्रू किया। तो अब आप चेंज पे क्लिक करोगे, यूआई अपडेट हो रहा है, राइट हो रहा है। और कंसोल की वैल्यू देखो क्या आई है? एक पीछे है। दोबारा चेंज पे क्लिक करता हूँ, यूआई 2 हो गया, वो एक पीछे है। और वो एक पीछे क्यों है? क्योंकि सेट काउंटर वाला जब आपने मेथड कॉल किया, ये एसिंक्रोनस प्रोसेस था, तो ये तो बैकग्राउंड पे चला गया, लेकिन उसी समय आपने किसे प्रिंट कर दिया? काउंटर की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अभी ये प्रोसेस बैकग्राउंड में गया है, वैल्यू अभी तक चेंज शायद हुई नहीं होगी, और आपने इमीडिएटली वैल्यू क्या प्रिंट करवा दी, इसीलिए एक पीछे चल रही है उसकी वैल्यू। ठीक है ना? जब 0 था, काउंटर की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमने एसिंक्रोनस प्रोसेस लगाया, और आपने कंसोल डॉट लॉग जब किया तो काउंटर वैल्यू उस समय तक क्या थी? 0। काउंटर की वैल्यू से स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया जाएगा, और स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने से कंपोनेंट क्या होगा? री रेंडर होगा। समझना ये है कि हमने काउंटर की वैल्यू को चेंज किया, और मैं कह रहा हूं काउंटर की वैल्यू को चेंज करने से कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो क्या सारा बटन, मतलब ये बटन, काउंट, ये सब कुछ री रेंडर हुआ? सारा दोबारा बना? ये चेक कर, नहीं बना। चेक कैसे करें? इंस्पेक्ट पे जाते हैं, आपको HTML कोड यहाँ पर दिखाई देगा ना आपके इस कोड का, ये रहा। अब ध्यान देखना, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, चेंज पे क्लिक करूंगा, तो जो हमारा ब्राउजर है वो हमें दिखाएगा इस पूरे कोड में कहाँ पर चेंज हुआ। आप चेक करना, मैंने कहा था कंपोनेंट री रेंडर होगा, और कंपोनेंट री रेंडर होने का मतलब है ये काउंट, टू, बटन सारे दोबारा बनने चाहिए। बट क्या क्लिक करने पर आप चेक करना, ब्लू कलर का एक इंडिकेटर आएगा, कहाँ चेंज हुआ? देखो सिर्फ 3 पे। कहाँ चेंज हो रहा है? सिर्फ 4 पे, 5 पे। क्या काउंट दोबारा रिटर्न हो रहा है? नहीं। बटन दोबारा बन रहा है? नहीं। ये काम किसका था? रिएक्ट के वर्चुअल डॉम का था, जो किसका यूज करता है? रिएक्ट का वर्चुअल डॉम एक एल्गोरिथम यूज करता है। आई डोंट नो, मुझे मैंने आपको बताया था कि नहीं। द एल्गोरिथम इज कॉल्ड डिफिंग। डिफिंग एल्गोरिथम में रिएक्ट क्या करता है, जो उसके पास वर्चुअल डॉम है और जो एक्चुअल डॉम है, दो ट्रीज है, एक तरह से ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, तो दो ट्रीज को कंपेयर करने के लिए एक एल्गोरिथम यूज किया जाता है कॉल्ड डिफिंग। इस एल्गोरिथम की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ट्री के किस नोड में चेंज आया, ताकि उसी नोड को सिर्फ हम क्या करें? अपडेट करें। इस डिव में चेंज आया, फाइन। कौन से डिव में? इस डिव में। तो क्या इस पूरे डिव को रीराइट करना है? नहीं। इस डिव में भी कहाँ चेंज आया? काउंट तो सेम ही है। वो हमें कैसे पता लगा? उसको पता है कि आपने इस JSX में जहां चेंज होना है, मतलब वहां कोई वेरिएबल यूज किया हुआ है। वेरिएबल कहाँ यूज कर रखा है? वो तो करली ब्रेसेस में डिफाइन है। ये तो सारा क्या है? स्टैटिक है। तो डिफिंग प्रोसेस के थ्रू पहले तो मैंने नोड को आइडेंटिफाई किया, फिर नोड में क्या चीज वेरिएबल थी, क्या चीज चेंज हो सकती थी, बाकी सब तो फिक्स ही था, चेंज नहीं हो सकता था। कौन चेंज हो सकता है? काउंटर और व्हाट? क्लिक हैंडलर। और क्लिक हैंडलर स्टेट में नहीं है, इसका मतलब दैट इज फिक्स। स्टेट में कौन सा वेरिएबल है? काउंटर है। तो सिर्फ यही वेरिएबल क्या है? चेंज हो सकता है। कोई और वेरिएबल अगर होगा भी, उसके चेंज करने से तो कंपोनेंट री रेंडर होगा भी नहीं। देखो आप, मैं फिर से यहाँ पर वही काउंट लगा दूं, अगर
काउंट लगा दो, और मैं यहाँ पर काउंट को भी बढ़ा रहा हूँ, काउंट प्लस प्लस, और मैंने यहाँ पर काउंटर के साथ साथ काउंट को भी प्रिंट कर रखा। अब वेरिएबल दो प्रिंट हो रहे हैं, काउंट एंड व्हाट काउंटर, बट गैक को पता है स्टेट में क्या पड़ा, स्टेट में तो सिर्फ काउंट पड़ा है, तो कौन चेंज हो रहा है, वन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। स्टेट में उसे पता है कौन सा वेरिएबल पड़ा है, काउंटर पड़ा है, तो अगर मुझे इस कंपोनेंट को री रेंडर करना है तो सारा नहीं, इस पूरे कंपोनेंट में जहां पर स्टेट वेरिएबल यूज है सिर्फ उस लोकेशन को क्या करूंगा, अपडेट करूंगा। तो डॉम का ऑपरेशन बचता है। रिएक्ट जिसे हम कहते हैं कि कंपैरेटिवली फास्ट है एज कंपेयर टू व्हाट जावास्क्रिप्ट, क्योंकि वो पूरा का पूरा डॉम क्या करता है, रिक्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पर डॉम रिक्रिएट नहीं हो रहा। कंपोनेंट रेंडर हो रहा है स्टेट के ऊपर बेस्ड, लेकिन कंपोनेंट का भी सिर्फ वही पोर्शन री रेंडर हो रहा है जो एग्जैक्टली स्टेट के वेरिएबल का क्या है, यूज कर रहे हैं। आप 10 बार इस वेरिएबल को यूज कर रहे हो, आपने यहाँ पर भी यूज किया, और आपने शायद इस बटन के बाद भी काउंटर वेरिएबल को यूज किया, तो अब आप चेक करो 3 जगह पर काउंटर वेरिएबल है, आपने काउंटर की वैल्यू को बढ़ाया, तीनों जगह पर वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, अपडेट हो रही है, तीनों जगह। ठीक है ना, यहाँ 1 8 1, ये 1 वो काउंट था, बाकी क्लिक करने पर तीनों अपडेट हो रहे हैं। यही रिएक्ट का डिक्लेरेटिव था कि हमने कहा कि देयर इज अ चेंज इन व्हाट स्टेट ऑफ अ वेरिएबल, तो स्टेट वेरिएबल के बेसिस पे कंपोनेंट को री रेंडर करो, और जहां जहां पर स्टेट वेरिएबल वो यूज हो रहा है वो सब जगह पर अपने आप अपडेट कर दो, चाहे वो 1 है, चाहे 10 है, चाहे 100। इसलिए जैसे मैंने कहा कि काउंटर को खुद से इंक्रीमेंट करोगे तो स्टेट चेंज नहीं होगी, इसीलिए प्रेफरेबल रूल माना जाता है कि जब आप स्टेट का वेरिएबल डेटा फेच कर रहे हो तो इसका टाइप ही क्या लोगे, कॉन्स्ट लोगे, ताकि गलती से अगर मैं चेंज करने जाऊं भी तो एरर ही मिल जाए ना कि वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए स्टेट के वेरिएबल्स का जब हम रेफरेंस डीस्ट्रक्चरिंग करते हैं उसका टाइप हम नॉर्मली कॉन्स्ट रखते हैं, दैट इज जस्ट फॉर आवर सिक्योरिटी, कि गलती से मैं इस वेरिएबल को डायरेक्टली चेंज करने की सोचूं और उससे यूआई अपडेट ना हो, इसकी वजह से हमने इसे क्या रख दिया, कांस्टेंट ही रख दिया, कि अब अगर आप गलती से इस वेरिएबल को चेंज करने जाओगे भी तो रन कंपाइल टाइम एरर ही मिल जाएगी ना भाई, काउंटर तो आपका वेरिएबल है, देखो एरर आ रही है वहां पर कंसोल में, वी आर गेटिंग एन एरर। कांस्टेंट है भाई, और कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते आप, तो पता लग गया भाई ये तो चेंज होना ही नहीं है। इसलिए स्टेट को जब हम गेट करते हैं किसी भी चीज के लिए, अब अलग अलग वेरिएबल्स के लिए अलग अलग गेट करूंगा तो उसमें हम नॉर्मली क्या है, यही लॉजिक